हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। आज के दिन आज का जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उस सब पे बिंदुवार चर्चा करेंगे हम लोग। और शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला समाचार है, सरकार ने एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू कर दी है। एनपीएस वात्सल्य योजना, पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पे चर्चा भी की थी एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में। तो एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है? तो ये एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि पेंशन से रिलेटेड प्लान है। लेकिन एनपीएस वात्सल्य योजना का खास बात है कि ये बड़े लोगों के लिए नहीं है पेंशन, ये बच्चे के लिए है। इसका जो अधिकतम उम्र है ये 18 वर्ष की है, यानी कि 18 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे हैं सब एलिजिबल हैं। और इस अकाउंट को ऑपरेट कौन करेंगे? तो जो अभिभावक हैं वो इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं अपने बच्चे के नाम पर। जो भी माता पिता हैं, जो गार्जियंस हैं, अपने बच्चे के लिए जो है इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए। कि 18 साल, मान लेते हैं कोई बच्चा जो है 1 साल का है, माता पिता ने अकाउंट खुलवा लिया एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत और हर महीने अपने सेविंग्स का कुछ पैसा उसमें डाल रहे हैं। इसका जो मिनिमम अमाउंट है जितना डाला जा सकता है वो है 1000 रुपये मंथली, 1000 रुपये पर मंथ जो है इसमें डाला जा सकता है। और इसका अधिकतम कोई सीमा नहीं है। अधिकतम कहने का मतलब आप 10,000 मंथली भी डाल सकते हैं, 20,000 मंथली भी डाल सकते हैं। तो मिनिमम आपको 1000 इसमें डालना है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और 18 वर्ष तक इसमें इंटरेस्ट वगैरह भी जो नॉर्मल इंटरेस्ट वगैरह है उसके हिसाब से जुड़ता जाएगा। और 18 साल तक होने तक आपके बच्चे के नाम से लगभग 6 लाख रुपए के आसपास जमा हो जाते हैं। लगभग एक मोटा मोटी आकलन है कि 6 लाख रुपए के आसपास जमा हो जाते हैं। और इसमें भी कई सारे फैसिलिटीज दी गई है कि अभिभावक को, मान लेते हैं कि बच्चे का कुछ तबीयत वगैरह खराब है या फिर कोई और भी जरूरी चीजें हैं, तो इस एनपीएस अकाउंट से, वात्सल्य योजना के अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। मैक्सिमम 3 टाइम्स जो है पैसा निकाला जा सकता है, 3 बार पैसा निकाला जा सकता है। जब मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि 18 वर्ष होने के बाद जो अकाउंट है एनपीएस वात्सल्य योजना का, जो अभिभावक चला रहे हैं, ये अकाउंट चला जाएगा बच्चे के हाथ में, यानी कि बच्चे अब उस चीज को ऑपरेट करेंगे। अब बच्चे पे ये डिपेंड करता है कि ये अब जो है इसमें से पैसा निकाल लें या फिर इसको कंटिन्यू रखें। अगर कंटिन्यू रखा जाता है तो 60 साल के बाद इस बच्चे को पेंशन, पर मंथ पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। यदि उसमें से पैसा निकालने की इच्छा है बच्चे को, जो मेजर हो चुका है, तो उसमें से लगभग 20% पैसा एट ए टाइम निकाला जा सकता है। बाद बाकी 80% निकालने के कई सारी प्रक्रियाएं हैं, उसका पालन करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीटली माइनर चाइल्ड्स के लिए है और ये बहुत अच्छी पहल है। ये 2024-25 के बजट में जो है इस जिक्र किया गया था वात्सल्य योजना का, और इसे शुरू कर दिया गया है। इस 18 सितंबर को शुरू कर दिया गया था। तो एनपीएस वात्सल्य योजना में यही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में याद रखिएगा। पहला, इसका जो अधिकतम उम्र है 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद बच्चा मेजर हो जाता है और ये कंप्लीटली जो है माइनर चिल्ड्रंस के लिए। इस अकाउंट को 18 वर्ष तक अभिभावक ऑपरेट करेंगे, माता पिता ऑपरेट करेंगे। तीसरा, इसमें न्यूनतम जो पैसा है वो 1000 पर मंथ जमा करना है, या 1000 के मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में जमा कर सकते हैं। इसका कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अधिकतम कहने का मतलब आप चाहें तो 5 लाख पर मंथ भी अपने बच्चे के नाम से जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर इस योजना से संबंधित कुछ और चीजें हैं, जैसे देखते हैं कि जैसे जिस प्रकार से हर संस्था का, हर क्षेत्र का एक रेगुलेटरी बॉडी होता है। जैसे बैंक की अगर बात करें कि बैंक का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो सारे बैंक का रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई। अगर हम बात करें कि जितने भी शेयर मार्केट वगैरह है उस सब का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो ये है सेबी। इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी हो जाएगा इड्डा। इसी प्रकार से भारत में जितना भी पेंशन स्कीम्स है या कोई कंपनी जो पेंशन प्लान चला रही है, इस सबको रेगुलेट करने का जिम्मेदारी एक संस्था के पास है जिसका नाम है पीएफआरडीए,
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक पेंशन कंपनी है भारत सरकार की। फाउंडेशन 23 अगस्त 2003 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और की पीपल इसके दीपक मोहंती हैं, चेयरमैन है दीपक मोहंती हैं। ठीक है, तो इससे जो संबंधित प्रश्न हैं किस तरह से आ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न है, एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत, एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस योजना के न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। पहला, इस योजना का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, ये सही होगा या गलत होगा? तो ये कंप्लीटली गलत है, क्योंकि न्यूनतम उम्र नहीं है, अधिकतम उम्र 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद हर बच्चा मेजर हो जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इस योजना में अधिकतम मासिक राशि 5 लाख है, जबकि अभी मैंने बताया इस योजना में कोई भी अपर लिमिट नहीं है पैसा का कि कितना पैसा जमा कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत है। तो ए और बी दोनों, ये ऑप्शन गलत होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर इनमें से कोई नहीं का। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अश्विनी मंजूरी दे दी। अश्विनी को मंजूरी देखिए, अश्विनी क्या है? अश्विनी का फॉर्म है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड। अब ये क्या है? हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है आज सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है परमाणु ऊर्जा, क्योंकि पर्यावरण जो है पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया में पर्यावरण जो है प्रभावित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, और जिसके कारण बहुत सारे आपदाओं का मानव समाज को सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सभी देशों ने डिसाइड किया है कि कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो, जिसके कारण जो पर्यावरण है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और मानव सभ्यता को, हमारी सभ्यता को जो है ज्यादा नुकसान ना हो, मानवीय समाज को जो है ज्यादा नुकसान ना हो। और इसी के मद्देनजर भारत सरकार भी जो है परमाणु ऊर्जा पे, नवीकरणीय ऊर्जा पे ज्यादा बल दे रही है। तो परमाणु ऊर्जा के लिए जो मेन कंपनी भारत में वर्क करती है उसका नाम है, परमाणु ऊर्जा के लिए जो मेन कंपनी भारत में काम कर रही है इसका नाम है एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल, एनपीसीआईएल एनटीपीसी के साथ, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी के साथ जो है एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है, एक ज्वाइंट वेंचर यानी संयुक्त उद्यम, संयुक्त कंपनी बनाया है। इसी का नाम रखा गया है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग अश्विनी के नाम से जानते हैं, जिसमें एनपीसीआईएल का यानी कि जो नेशनल पावर, ये जो न्यूक्लियर पावर से संबंधित कंपनी है उसका 51% रहेगा, 49% एनटीपीसी का रहेगा, और इस जॉइंट वेंचर का नाम अश्विनी है। जो परमाणु प्लांट लगाने का जिम्मेदारी दिया गया है अश्विनी को, वो है राजस्थान के माही बसवाड़ा स्थान पे। यहाँ पे 700 मेगावाट के लगभग 4 परमाणु संयंत्र लगेंगे, परमाणु प्लांट्स लगेंगे। भारत सरकार का जो मेन उद्देश्य है वो है कि 2070 तक जो है भारत को 0% कार्बन उत्सर्जन में अपना ये लक्ष्य को प्राप्त करना है। 0 कार्बन इमिशन, मतलब कि कोई भी प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन हो ही ना देश में। नवीकरणीय ऊर्जा पे हम लोग को इतना ज्यादा बल देना है। आप अगर 2014 के बाद से सरकार का जो कार्य प्रणाली है उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे कि विंड एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी प्रकार से परमाणु संयंत्र को भी जो है काफी फोकस्ड किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ये कैपेबिलिटी है कि हमारे पूरे देश के ऊर्जा आवश्यकताओं को ये पूरा कर सकती है। तो इस न्यूज से संबंधित 2-3 प्रमुख बातें हैं, वो पहला याद रखिएगा। अश्विनी एक ज्वाइंट वेंचर है, 2 कंपनी का, 2 सरकारी कंपनी है, एनपीसीआईएल और एनटीपीसी का एक ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त उद्यम है, जिसका मेन काम है राजस्थान के माही बसवाड़ा इलाके में 700 मेगावाट के 4 परमाणु संयंत्र को बैठाना। इसके बाद ये देश के अलग अलग भाग में भी परमाणु संयंत्र को बैठाएगा, लेकिन इसका मेन उद्देश्य, मेन गठन परमाणु संयंत्र को बैठाने से संबंधित, उसके फाइनेंस से संबंधित, उसके क्रियान्वयन से संबंधित, जो इसका इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से जो है परमाणु संयंत्र को बिठाया जाएगा। इस सबकी जो जवाबदेही है वो अश्विनी को दी गई है,
अश्विनी को दी गई है। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में। और एनपीसीआईएल के बारे में यदि हम बात करें, एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन है वो है भुवन चंद्र पाठक, हेडक्वार्टर मुंबई में है और एस्टैब्लिशमेंट 1987 में हुआ था। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये न्यूक्लियर पावर से संबंधित जो मेन नोडल एजेंसी है भारत की। सेकेंड, एनटीपीसी जॉइंट वेंचर का जो सेकेंड पार्टी है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 1975 में इसका गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला अश्विनी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अश्विनी का संबंध किस क्षेत्र से है? रक्षा से नहीं है, अंतरिक्ष से नहीं है, समुद्र से नहीं है, तो किससे है? परमाणु ऊर्जा से है। आप इस क्लास का जो भी पीडीएफ है, पीडीएफ दृष्टिकोण आईएएस के चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगा। उस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगी। तो आप जो है घर पे भी क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे डेली जाएं, वहां से जो है इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। इससे क्लास समझने के बाद जो है क्लास के बाद आपको रिवाइज करने में सुविधा होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भुवनेश्वर में अनुवांशिक रूप से उन्नत अमृत कतला लॉन्च किया है। अमृत कतला, कतला मछली है। अभी अपने बिहार में, बिहार का जो फेमस मछली है उसमें रेहू, कतला ये सब आते हैं। यदि आप मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है, तो आपको ये चीज पता होगा कतला मछली के बारे में। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है? तो देखिए बहुत सारे प्रजातियों को, चाहे वो फल हो, फूल हो या जीव जंतु हो, उसको अनुवांशिक रूप से डिजाइन किया जाता है। जैसे इस मछली में क्या खास बात है? तो इस मछली का जो नॉर्मल वेट होता है वो 1.2 kg, एवरेज वेट 1.2 kg होता है। लेकिन इसका जो डिमांडिंग था, डिमांड के हिसाब से इसको मॉडिफाइड किया गया है। अब जो इसका नया जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कतला है उसका जो है वेट 1.8 kg के आसपास है और इसमें काफी सारे पौष्टिक चीजों को भी ऐड किया गया, इस तरह से इसको मॉडिफाइड किया गया है। तो ये भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट है, वहीं पे इस चीज को लॉन्च किया गया है। इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मछली का नाम है अमृत कतला। इसके बारे में थोड़े से और जानकारी हम लोग ले ले कतला मछली के बारे में। तो कतला मछली जो है एक फ्रेश वाटर फिश है। कतला मछली जो है एक फ्रेश वाटर फिश है। ये नॉर्मली जो है भारत के साथ साथ नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान में पाया जाता है और फ्रेश वाटर स्वच्छ नदी में पाया जाता है। गंगा नदी में भी ये पाया जाता है, उसका जो प्राकृतिक निवास है। कतला को भाखुर मछली भी कहा जाता है, कतला भाकुर मछली। और इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जो है, उत्तर भारत में ये मछली प्रमुखता से पाया जाता है और गंगा नदी में प्रमुखता से पाया जाता है। गंगा नदी से रिलेटेड जो बांग्लादेश है, ये सब में भी जो है कतला मछली पाया जाता है। तो इस पे प्रश्न किस तरह से पूछ सकता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ललन सिंह, इन्हें आप जानते होंगे, बिहार के ही हैं ललन सिंह, बिहार के ही हैं ललन सिंह। इन्हीं का जो दूसरा नाम है वो है राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह इनका जो वास्तविक नाम है, ललन सिंह के नाम से प्रसिद्ध है और ये वर्तमान में भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है। तो इस पे प्रश्न किस तरह से आ सकता है? नॉर्मल प्लस है, वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? तो निश्चित है आप जानते हैं, सबके बारे में आप जानते हैं। पहला जीतन राम मांझी जो है कौन से मंत्री हैं? जल्दी से कमेंट में बताइए। जीतन राम मांझी जो है ये एमएसएमई मंत्री है, एमएसएमई मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव जानते ही हैं, रेल मंत्रालय। राजीव रंजन जी यही जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है। राजनाथ सिंह के बारे में जानते हैं कि ये रक्षा मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
MSCI ACWI ने भारत छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है सबसे बड़ा बाजार बन गया। MSCI क्या है? तो मॉर्गन स्टैनले नाम की जो है कंपनी है, मॉर्गन स्टैनले ये कंपनी जो है एक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करती है कि किस देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, किस देश में इन्वेस्टमेंट घटा है, कौन सा देश इन्वेस्टमेंट के मामले में जो है अच्छा है, कौन सा देश इन्वेस्टमेंट के मामले में जो है थोड़ा सा इसमें डेंजर जोन में है। तो इस तरह से रिपोर्ट ये प्रकाशित करता है अपने विभिन्न तरह के रिसर्च के बेस पे। उसी रिसर्च में ये प्रकाशित किया गया है कि भारत जो है चाइना को पछाड़ते हुए, चीन को पछाड़ते हुए जो है भारत अब छठे पोजीशन में पहुंच चुका है। तो आप अगर ये रिपोर्ट्स देखिएगा तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट का प्रतिशत जो बढ़ा है 2.35% है। सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं 63.23% है। तो हमें इतना ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग छठे स्थान पे पहुंच चुके हैं। हमारा जो गैप है अमेरिका के साथ, क्योंकि हमें कम्पिटिट करना है, हमें उससे आगे जाना है, नंबर 1 बनना है। तो ये हमारा जो कंपटीशन है ये है 63.23%, ये अमेरिका का परसेंटेज है और भारत का 2.35% है। बस इससे थोड़ा सा आगे फ्रांस चल रहा है, बस 3 बेसिस पॉइंट। आप लोगों ने कई बार बेसिस पॉइंट का जिक्र सुना होगा। आप लोगों ने कई बार बेसिस पॉइंट का जिक्र सुना होगा। तो एक पॉइंट बराबर हो जाता है 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही बेसिक पॉइंट है जो फ्रांस से पीछे है और निकट भविष्य में हम लोग फ्रांस को भी ओवरटेक कर लेंगे, फ्रांस से भी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चाइना को हम लोग पछाड़ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत में बहुत ज्यादा तेज तरक्की हो रही है, जिससे विदेशी जो निवेशक है उनका विश्वास जो है धीरे धीरे भारत पे बढ़ रहा है। चाइना में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, जिसके कारण वहां पे डाउनफॉल हो रहा है वहां के इकोनॉमी में, तो जिस कारण से वो थोड़ा सा पीछे रह गया है। इस रिपोर्ट से संबंधित और भी चीजें के बारे में हम लोग बात करें तो मॉर्गन स्टैनली कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ये एक रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, एक रिसर्च बेस्ड है, पूरे दुनिया में रिसर्च करती है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। इसके जो चेयरमैन है वो हेनरी फर्नांडेज है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएस में, और एस्टैब्लिशमेंट जो है 1986 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो चलिए इस पे जो प्रश्न आ सकता है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाले कंट्री में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छठा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं आज का। अनुराग गर्ग आईपीएस है, अनुराग गर्ग, इनसे संबंधित न्यूज क्या है? तो इनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का डीजी बनाया गया है। एनसीबी का डीजी बनाया गया रिसेंटली। आईपीएस अनुराग गर्ग को एनसीबी का डीजी बनाया गया है। तो जो भी अपॉइंटमेंट्स है, जो भी मेन इंस्टीट्यूशन के अपॉइंटमेंट है, उन पे निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न होता है ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। इस बार के बीपीएससी एग्जाम में चांसेस है जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं लगभग मिड अक्टूबर तक, वो सब जो है ध्यान में आपको रखना पड़ेगा और ज्यादा चांसेस है आपके इस बीपीएससी एग्जाम में ये आ जाएगा। इसे डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। अनुराग गर्ग आईपीएस अनुराग गर्ग को कहां का बनाया गया है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का बनाया गया है। एनसीबी के बारे में बात करें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में यदि हम बात करें तो देश में जो भी ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यानी कि हम लोग जानते हैं गांजा, कोकीन, हेरोइन, जो भी नशीली पदार्थ है, गैर कानूनी जिसका व्यापार है, उन सबको कंट्रोल करने का, लीगली बाइंड करने का जो जिम्मेदारी है वो एनसीबी को दिया गया है और इसलिए ये काफी विशेष महत्वपूर्ण पद है। तो इसलिए अनुराग गर्ग को, आईपीएस अनुराग गर्ग को डीजी बनाया गया है। एनसीबी जो है, एनसीबी के डीजी अनुराग गर्ग, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और एस्टैब्लिशमेंट जो है 1986 में हुआ था। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है देख लेते हैं एक बार। आईपीएस अनुराग गर्ग को किस संस्था का नया डीजी बनाया गया है? तो किस संस्था का डीजी बनाया गया है? आप जानते हैं एनसीबी का डीजी बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला न्यूज स्पेस रिलेटेड है। तो बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है, भारत में जो है जो स्पेस को लेकर के जो है काफी 2014 के बाद काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है स्पेस को लेकर के। वैसे हमारे देश की जो नोडल एजेंसी है स्पेस रिलेटेड, वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है, वो अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट पर संचालित करने के लिए उपग्रह का अनावरण किया, जो वहां पे अभी तुरंत ये एक इवेंट हुआ था जिसमें इस सैटेलाइट को अनवील किया गया है, इस प्रोजेक्ट को अनवील किया गया। इस कंपनी का नाम है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। इसने जो है स्पेस एक्सपो 2024 के उद्घाटन पर अल्ट्रा लो का मतलब हुआ, देखिए नॉर्मली अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है तो इसका मतलब हुआ कि सैटेलाइट जो है लगभग 450 किलोमीटर से ऊपर रहेगा। नॉर्मली जो सैटेलाइट होता है वो 450 किलोमीटर से ऊपर रहता है, लेकिन ये अल्ट्रा लो है। अल्ट्रा लो मतलब 450 से भी नीचे रहेगा, मतलब इसका जो ऑर्बिट है वो 180 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के रेंज में ही ये मूव करेगा। 180 से 250 किलोमीटर, बहुत ज्यादा नजदीक। इससे जो है इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट 200। प्रोजेक्ट का नाम दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्ट का नाम रखा गया प्रोजेक्ट 200। इसका अनवील किया गया है। कंपनी का नाम है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। कहां की कंपनी है ये? बेंगलोर की कंपनी है। अल्ट्रा लो ऑर्बिट का मतलब समझ गए, लोअर अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है 450 से ऊपर, और अल्ट्रा लो मतलब 180 से 250 किलोमीटर में होगा ये। इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? अगर अल्ट्रा लो में रहे यानी कि 180 किलोमीटर के रेंज में जो है अगर सैटेलाइट मूव कर रहा है तो इससे क्या हो सकता है? तो देखिए, पहला तो अर्थ ऑब्जर्वेशन में सहायता मिलेगी। जो 450 किलोमीटर से जो पिक्स क्लिक की जा रही है और 250 किलोमीटर से 180 किलोमीटर से जो पिक्स क्लिक की जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कहां का ज्यादा स्पष्ट होगा। तो हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन, पूरे धरती का जो है पृथ्वी का हाई रेजोल्यूशन में ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है कि कहां पे क्या संसाधन है, कहां पे क्या चीज है, कहां पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। टेलीकम्युनिकेशन को बूस्ट करने में सहायता मिलेगी। जो दूर संचार है, जो नेटवर्क्स प्रॉब्लम है, उसको भी दूर करने में काफी सहायता मिलेगी। और थर्ड, साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक नया गेटवे ओपन होगा, क्योंकि इतने लो अर्थ ऑर्बिट में अभी तक कोई सैटेलाइट जो है इस तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। तो इस जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट 200। ठीक है, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस बेंगलुरु की कंपनी जो है स्टार्टअप्स है, एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड है, स्टार्टअप कंपनी है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, भारत सरकार की जो अपनी अंतरिक्ष से रिलेटेड एजेंसी है उसका नाम है इसरो। जानते ही हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। इन्हीं के नाम पे जो है इनको संस्थापक कहा जाता है, स्पेस प्रोग्राम्स के जनक इन्हीं को कहा जाता है। चलिए, इस पे प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है तो देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला प्रोजेक्ट 200 का संबंध किस क्षेत्र से है? रक्षा से नहीं, परमाणु ऊर्जा से नहीं, समुद्र से नहीं, ये अंतरिक्ष से है। तो इसमें हो सकता है कथन वगैरह के रूप में भी पूछ दे कि प्रोजेक्ट 200 से संबंधित में क्या आप जानते हैं, क्या सही है। तो प्रोजेक्ट 200 अंतरिक्ष से संबंधित प्रोग्राम है। प्रोजेक्ट 200 लोअर अर्थ ऑर्बिट से संबंधित प्रोग्राम है, अल्ट्रा लोअर अर्थ ऑर्बिट से संबंधित प्रोग्राम है। प्रोजेक्ट 200 एक स्टार्टअप कंपनी का निजी प्रोग्राम है। स्टार्टअप कंपनी का नाम पूछ देगा तो उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स है, करंट अफेयर का मतलब ही होता है कि आप 360 डिग्री में पूरा चीज को कवर करें, वन लाइनर मेथड में ना जाए, पूरे चीज को कवर करें। ठीक है, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो स्टेज में पूछेगा। चलिए, अगला न्यूज हम लोग देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक बुक लॉन्च किया है। बुक का नाम है रणधुरंधर शाहजी राजे भोसले। इस बुक में रणधुरंधर शाहजी राजे भोसले के जीवन के बारे में, जीवन वृत्तांत के बारे में लिखा गया है। इस बुक का विमोचन वर्तमान के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। ये शाहजी राजे भोसले नाम जो है आपको ये जानना चाहिए कि आखिर ये क्या है, कौन थे ये। तो आप पिक्चर को जान रहे होंगे, पिक्चर किनका है?
तो छत्रपति शिवाजी महाराज का। ये पिक्चर है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, जिन्होंने मराठा लोगों को एकजुट किया, उनको अपना आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए बूस्ट किया था। लेकिन शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे वो थे शहाजी राजे भोसले, और पहले वो लीडर थे जिन्होंने मराठा में एक अपना आइडेंटिटी क्रिएट करने की इच्छा जगाई थी, उनको एकजुट करना शुरू किया था, और उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है मराठा साम्राज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज के माताजी का नाम जीजाबाई था। कई बार जो है उनका जो नाद होता है उसमें जो है माता जी का नाम लिया जाता है। तो ये बुक जो है किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इससे संबंधित और भी जानकारी हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं। प्रश्न है, नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च हुए रणधुरंधर शाहजी राजे भोसले नामक किताब में शाहजी राजे भोसले का संबंध किस साम्राज्य से है? तो परमार नहीं होगा, मुगल नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पिताजी थे शाहजी राजे भोसले। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है तेलंगाना का। तेलंगाना राज्य ने जो है सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तेलंगाना के प्रजापालन दिवस मनाने का फैसला किया। तो 17 सितंबर क्यों इंपॉर्टेंट है तेलंगाना के इतिहास में? 17 सितंबर तेलंगाना के इतिहास में क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहला, 17 सितंबर देखिए पीएम मोदी जी का भी जन्मदिन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है, लेकिन इस कारण से ऐसा कोई ये इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। 17 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, और इस ऑपरेशन पोलो के द्वारा ही हैदराबाद को जो है हैदराबाद का भारत में विलय करवाया गया था। तो हैदराबाद का भारत में विलय हुआ 17 सितंबर 1948 को, और भारत सरकार हर साल जो है 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाती है। हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाती है। और जब ये तेलंगाना अलग हुआ तब से ही उन्होंने डिसाइड किया, इस साल से अनाउंसमेंट हो चुका है कि 17 सितंबर को जो है हम लोग इसी याद में जो है तेलंगाना प्रजापालन दिवस के रूप में मनाएंगे। तो तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा और हम जानते हैं। तेलंगाना जो है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी है। यहाँ के जो गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा है। और 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना अलग किया गया था। तेलंगाना को अलग किया गया था, यह कांग्रेस की सरकार जब जा रही थी उस टाइम में तेलंगाना को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तेलंगाना से संबंधित सारी जानकारियां हैं। 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाया जाना है तेलंगाना में। निम्न में से किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस मनाने की घोषणा की है? जानते हैं, तेलंगाना होगा इसका। तो आज के लिए इतना ही है। आप निश्चित रूप से इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। दृष्टिकोण आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और पर डे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। क्लास आपके एग्जाम से रिलेटेड आप सारी स्टडी मटेरियल को हमारी टीम भरपूर प्रयास कर रही है कि सब कुछ यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध कराया जाए। तो इसलिए जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।